किसी को पता है फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट किस तरह चेक करते हैं? फेशियल नर्व सप्लाईज वेरी टर्मिनल ब्रांचेस 5 होती हैं, यू आर राइट। यहाँ तक कौन कौन सी होती है ये याद है? मैं बताती हूँ। टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल, मार्जिनल मैंडिबुलर, सर्वाइकल। तो हमें समझ आ गई कि ये फेस के ऑल थर्ड्स ऑफ फेस को बेसिकली सप्लाई मिल रही है ना। तो ये जो 5 ब्रांचेस हैं ये कैसी सप्लाई देती हैं, सेंसरी या मोटर? शाबाश। तो जब मोटर सप्लाई मिल रही है इसका मतलब क्या होगा, किसको सप्लाई कर रही है? मसल्स को। और कौन से मसल्स हैं? फेशियल एक्सप्रेशन। तो आप पेशेंट को क्या कहते हैं? फ्राउन करें, ठीक है, अपनी आईब्रोज को लिफ्ट करने की कोशिश करें, और क्या करते हैं? पर्सिंग और विस्लिंग कराते हैं। तो इस तरह से आप फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन करते हैं। ये सेंसरी एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही है, मोटर मसल्स की, मोटर सप्लाई की बात हो रही है, सही है। तो उन्होंने कहा विच वाज नॉर्मल एग्जामिनेशन, कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आई। तो ये हमारी फाइंडिंग्स है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें निकालने पड़ते हैं। वेल डिफाइंड मोबाइल थी, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है। अगेन स्मूथ सरफेस है, इसका मतलब क्या है? अल्सरेशन भी नहीं है, ठीक है, स्किन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अल्सरेशन नहीं है, फेशियल नर्व इन्वॉल्व नहीं हुई है, और ओरल कैविटी में भी कोई फाइंडिंग नहीं मिली। सिर्फ इतना केस पढ़ के थोड़ा सा अपना कुछ आपने माइंड आपने कुछ नैरो डाउन किया डायग्नोसिस के, बिनाइन में जा सकते हैं या मैलिग्नेंट? वेरी गुड। शॉर्ट ड्यूरेशन की नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन की हिस्ट्री है, पहला पॉइंट, ठीक है। बाकी चीजें क्योंकि अभी हमने पढ़ी नहीं है तो मैं अभी उसको कोरिलेट नहीं करूंगी, जैसे जेंडर ये सब तो अभी हमने नहीं पढ़ी ना, कोई कंडीशन। दूसरी चीज अभी सिर्फ जनरली आपको बिनाइन मैलिग्नेंट में डिफरेंशिएट करना बता रही हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन है पहली चीज, मोबाइल है, इट्स नॉट फिक्स्ड। नहीं, मोबिलिटी का मतलब ये है इट इज नॉट अटैच टू एनी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आप उसको लोकलाइज तो कर सकते हो कि मैं उसकी बाउंड्री बता सकती हूँ, इसकी एक्सटेंट बता सकती हूँ कि इसकी डायमेंशन एंटीरो पोस्टीरियर ये है, सुपीरियर इंफीरियर है, ये तो मैं इसको लोकलाइज कर रही हूँ ना। लेकिन मोबाइल का मतलब ये इट इज नॉट अटैच टू एनी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। कभी लिम्फ नोड पेट किए जनरल सर्जरी में, जनरल मेडिसिन में कराते हो पेशेंट्स पे, तो जब लिम्फ नोड्स आप पेल्पेट करते हो तो कैसे नोड्स होते हैं? मोबाइल नोड्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस है, इम्यूनिटी नोड्स है, रिएक्टिव है, मालिग्नेंट नहीं है। कभी सीए का पेशेंट अगर वार्ड में आपको मौका मिले ना, तो कोई जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनकी लिम्फ हुई भी होती है, ओरल कैविटी के कैंसर की बात, ठीक है। तो उसमें ना लिम्फ नोड्स को एग्जामिन किया करो, तो आपको फीचर्स पता चलेंगे कि जब एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो हमें क्या फीचर मिलते हैं। तो जो फिक्स्ड नोड्स होते हैं बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपको डिनोट कर रहे होते हैं कि दिस कुड बी प्रेगनेंसी। फिक्स्ड नोड्स जो होते हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट नोड्स हो या मैटेड नोड्स होते हैं, ठीक है। ये है क्लिनिकल अपीयरेंस। कोई इसको बता सकता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है कहाँ पे स्वेलिंग मिल रही है? बिलो द एयर लोब, ठीक है, बिलो द एयर लोब है, एयर लोब एलिवेट हुआ हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। स्वेलिंग की कोई एक्सटेंट थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर सकता है? एंगल को इन्वॉल्व कर लिया है ना। अच्छा, क्योंकि ये हमने पहले ही हमने कहा था कि स्मूथ सरफेस थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हम साइज ये कह सकते हैं कि एक्सोफाइटिक ग्रोथ नहीं है। जो एक्सोफाइटिक ग्रोथ्स होती हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये हमने सिर्फ अभी अप्रोक्सीमेट अपनी वो डायमेंशन लगा लिया जो उन्होंने कहा 5x4 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेट है। लेकिन जो एक्चुअल डायमेंशंस होंगी वो हम किस पे निकालेंगे? इन्वेस्टिगेशन पे, क्योंकि जो रीजन है वो क्या है? इनसाइड, अंदर की तरफ है ना। तो जो एग्जैक्ट डायमेंशंस हमें पता चलेंगी वो किस पे पता चलेंगी? सीटी स्कैन या एमआरआई, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ये केस था, ठीक है, ये डॉक्टर जो अटेंडिंग डॉक्टर थे उन्होंने एग्जाम ये फाइंडिंग्स निकाली। नेक्स्ट जो उनकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करेंगे, वो किस पे डिसाइड करेंगे? जो उनके जहन में डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है, डिफरेंशियल्स की बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करते हैं। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये पैरोटिड ग्लैंड कोई ट्यूमर लग रहा है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे लाई कर रहा होता है? इन फ्रंट ऑफ द ईयर होता है, ऐसे ही होता है ना।
ठीक है, इसी इसी रीजन में होता है ना पैरोटिड ग्लैंड का। अगर कोई डिजीज होगा, मम्स जो होते हैं वो किस तरह से आपको शो होते हैं, बायलैटरल स्वेलिंग मिल रही होती है इन फ्रंट ऑफ द ईयर, इसी तरह मिल रही होती है। ठीक है, तो हमें ये समझ आ रही है ये प्रोबेबली पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर है। सही है। अब पैरोटिड ग्लैंड में जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें हमें अगेन अपने माइंड में जो कॉमन पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर्स हैं उनको लाना होगा। ठीक है, बेसल सेल होता है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा था, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज कॉमन इन फीमेल्स। एज ग्रुप क्या होता है, 40 to 50 इयर्स ओल्ड। ठीक है, मिडिल एज पेशेंट्स में मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 60 या 70 ईयर ओल्ड का पेशेंट होगा तो हम उसमें प्लियोमॉर्फिक सस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। बट जनरली जो ज्यादा पॉपुलेशन होती है वो किस एज ग्रुप की होती है, 40 to 50। इसी तरह फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, रेशो क्या होता है, 3:1। सही है, 3:1 का जेंडर का इसका वो होती है इंसिडेंस। तो एनी डिफरेंशियल्स बनाएंगे, दिस कुड बी प्लियोमॉर्फिक, दिस कुड बी एनी पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर। ठीक है, अब जब पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर की हम बात करते हैं और बेनाइन की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है दैट्स FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन। मैंने ये क्यों नहीं कहा कि हम एक्सिजनल या इंसिजनल बायोप्सी कर लेते हैं, ओपन बायोप्सी भी तो कर सकते हैं ना जब ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं, और हो भी सकता है कि ये मैलिग्नेंट हो। अभी तो मुझे नहीं पता है, तो मेरी अपनी यहाँ तक की अजम्पशन है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। So why am I not going for open biopsy? तुक्का मार सकते हैं। सॉरी, हाँ वेरी गुड, FNAC करते हैं, बट ओपन बायोप्सी क्यों नहीं कर रहे? ओके, और अच्छा देखो, जो पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर्स होते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ट्यूमर स्पिलिज। ये क्या होता है ट्यूमर स्पिलिज? सीलिंग हो जाती है। जैसे अगर सपोज मैं इंसिजनल बायोप्सी की बात करूं, इंसिजनल बायोप्सी में हम क्या करते हैं, इंसाइज करते हैं, मतलब ब्लेड से हम क्या कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं ना। ठीक है, तो जब आप कट लगा रहे हो तो आप सेल्स को क्या कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो। ठीक है, एक्सपोज हो रहे हो। अगर वहां से सेल्स निकल के कहीं और जाके स्प्रेड होंगे तो वहां पे वो क्या कर लेंगे, सीडलिंग। ये प्रोसेस कहलाता है सीडलिंग। तो ट्यूमर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, सो देयर आर चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। तो ये ट्यूमर स्पिलिज भी कहलाता है, सीडलिंग भी कहलाता है। बिकॉज ऑफ दिस इशू वी से कि हम इस चीज को अवॉइड करते हैं, हो ही ना, और हम उसको कैसे अवॉइड करेंगे, FNAC। सो FNAC इज द सेफेस्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि हम, और FNA में जो हमें हमें जो फाइंडिंग चाहिए वो क्या चाहिए, हमें अब किस किस लेवल पे जाके इसको डायग्नोसिस बनानी है, हिस्टोलॉजिकल लेवल पे। तो FNA पे भी तो हम हिस्टोलॉजी ले सकते हैं ना। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि वी विल गो फॉर FNA। FNA पे उन्हें क्या मिल रहा है, डक्टल सेल्स मिलते हैं, कॉन्डोमिक्टोइड मैट्रिक्स मिल रहा है, मायोएपिथेलियल सेल्स मिल रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ गई है, कंफर्मेशन। अभी तक हमने क्या बनाई हुई थी, प्रोबेबल डायग्नोसिस। डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनती है हिस्टोलॉजी पे। एग्जैक्टली, ठीक है, हमने टिश्यू सैंपलिंग कर ली, उस पे हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं। सही है, इससे पहले कोई और स्टेप ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। हम डायग्नोस्टिक इमेजिंग भी करा सकते थे, CT एंड MRI। क्यों CT MRI, OPG क्यों नहीं करा रहे? रेलेवेंट है OPG? बिल्कुल भी नहीं है। OPG में ना पैरोटिड नजर आएगा, पैरोटिड इज अ सॉफ्ट टिश्यू। ठीक बात है ना। और हमें देखना क्या है, हमें उसके अंदर से एक्सटेंट देखनी है, इन्वॉल्वमेंट देखनी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फेशियल नर्व इन्वॉल्व ना हो, कोई और वाइटल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ना हो। पैरोटिड की विसिनिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस होती है ना, फेशियल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, ये सब उसी की विसिनिटी में लाई कर रही है। और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, रीट्रोमेंटिबुलर। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, फेशियल नर्व। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रीट्रोमेंटिबुलर वेन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो हमने डायग्नोसिस क्या बनाया है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बेसिकली इज अ मिक्स्ड ट्यूमर। मिक्स्ड ट्यूमर का क्या मतलब हुआ, इसमें एपिथेलियल कंपोनेंट भी होता है और मेसेंकाइमल कंपोनेंट भी होता है। तो इसमें हम मायो एपिथेलियल सेल्स, मसल सेल्स भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स्ड ट्यूमर होता है। ज्यादातर कहाँ लाया करता है, टेल ऑफ पैरोटिड। टेल ऑफ पैरोटिड पे अगर लाया कर रहे हैं तो एयर लोब आपको एलिवेटेड दिखेगा। इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग हो गई है प्लियोमॉर्फिक। इफ द पेशेंट इज
come with a complaint of swelling of carotid along with lifting of the earlobe, तो आप इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसमें tail of carotid involved हुई है, so most probably pleomorphic हो सकता है। 90% carotid नहीं मिलता है हमें pleomorphic, ठीक है। 7% सबमेंटिबुलर में भी मिल सकता है, और माइनर साइविक ग्लैंड्स में अगर होगा तो उसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो इंट्रोरल, क्योंकि माइनर साइविक ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? इंट्रोरली। कहाँ होते हैं? लिप्स में होते हैं ना, बकल म्यूकोजा में होते हैं, पेरिंग्स में होते हैं, टॉन्सिल्स की जगह पे होते हैं। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन साइट है प्लियोमॉर्फिक की वो क्या होगी? पैलेट, ठीक है। ये भी, इसमें भी बहुत सारे पेशेंट्स अपेयर करते हैं पैलेट की प्लियोमॉर्फिक के साथ। फीमेल्स में ज्यादा होता है, 3:1 40 to 50 इयर्स की एज इंसिडेंस है, और यूजुअली ये यूनिलैटरल होता है। अगर यही सारा सिनेरियो मैं कहूँ बायलैटरल है, ट्यूमर्स में कौन सा ट्यूमर हो सकता है? पॉर्थन ट्यूमर, डक्ट का ट्यूमर होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जेंडर क्या होता है? मेल, ठीक है। यही सिनेरियो, लेकिन इसमें अगर आप लैटरल कर दो और मेल्स में कॉमन कर दो तो वो पॉर्थन ट्यूमर। अच्छा, इसकी पैथोलॉजी क्या होती है? इसमें कैप्सूल होती है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब, हमने पहले कहा था ना, वेल सर्कमस्क्राइब होता है, तो ये कैप्सुलेटेड ट्यूमर होता है। बट समटाइम्स क्या होता है, जो कैप्सूल होती है वो कंप्लीट नहीं होती, जिसकी वजह से हमने पहले ही क्या बात डिस्कस की है? स्पेच की और सीडलिंग की, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें सेफ किया करते हैं, एंड वी नेवर गो फॉर ओपन बायोप्सी। टाइनी एक्सक्रेसेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सूडोपोड्स। इसमें ये बेसिकली क्या करते हैं, जो इसकी कैप्सूल होती है उससे बाहर भी प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कहेंगे कि मुझे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मिला है एंड आई वुड लाइक टू गो सुपरफिशियल पैरोटिड एक्टिविटी, इन केसेस, अगर सबको पता है पैरोटिड के दो लोब होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल लोब, एक होता है डीप लोब। अगर सिर्फ सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व है, शुड आई गो फॉर डीप लोब पैरोटिड एक्टिविटी एज वेल? नॉट नीडेड, बिनाइन है ना। अगर मैलिग्नेंट होगा तो हम रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें रिकरेंस के चांस ज्यादा होते हैं, प्लियोमॉर्फिक में रिकरेंस के चांसेस होते हैं, तो सेफ प्ले करने के लिए आप टोटल कंजर्वेटिव पैरोटिड एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ठीक है, इन केसेस जिसमें आपको लग रहा हो कि इसमें रिकरेंस के चांस। इट गिव्स राइज टू रिकरेंस, सही बात है। इसका ये सेक्शन दिखाया हुआ है, देखो उन्होंने मेजर भी किया हुआ है, यू कैन सी 4th and मीडिएटर 5 है, ठीक है। हिस्टोलॉजी में क्या मिलता है? हमने पहले कहा था कि मिक्स ट्यूमर होते हैं, इसमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, एपिथेलियल भी, मेसेनकाइमल भी। तो बता रहे हैं इसमें सेल्स, दो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो होंगे एपिथेलियल सेल्स जो 3-4 फॉर्म में मिलते हैं, सिनाए कॉर्ड्स में होंगे, शीट्स में होंगे, और स्पिंडल सेल्स भी होते हैं, ठीक है। फिर इसका एक स्ट्रोमा होता है, प्लियोमॉर्फिक स्ट्रोमा, ठीक है। और इसमें हमें और क्या चीज मिल रही होती है? कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर। नेक्रोसिस नहीं मिलती है, माइटोटिक फिगर से, क्योंकि मैलिग्नेंट नहीं है, और अल्सरेशन भी नहीं मिली है। क्या जनरली क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द केस, अब हम केस को खत्म करके जनरल डिस्कशन पे आ गए, ठीक है। क्या फीचर्स होते हैं? पेनलेस लो ग्रोइंग स्वेलिंग होती है, दोनों लोब्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक लोब भी इन्वॉल्व हो सकता है। इफ ओनली डीप लोब इन्वॉल्व, तो उसमें अपीयरेंस कैसी होगी? डम्बेल, आर ग्लास शेप का ट्यूमर होता है, ठीक है। अगर एक डीप लोब इन्वॉल्व होगा तो उसमें अपीयरेंस आर ग्लास शेप मिल रही होती है हमें, डायग्नोस्टिक इमेजिंग पे नजर आ जाती है। पेशेंट माइट प्लेन ऑफ डिस्फेजिया, बिकॉज जो डीप लोब होता है वो दैट्स नियर द व्हाट फेरिंग्स और एपिग्लोटिस। डेविएशन मिलती है किसकी? यूविला की, फेरेंजियल वॉल की, अगेन डीप लोब इज इन्वॉल्व, ठीक है। अच्छा, डीप लोब स्वेलिंग passes through Peytie's stylomandibular tunnel, ये क्या होता है? किसको पता है? आप पढ़ते हैं अभी इसके साइड, ये जो फेशोवेनस प्लेन होता है पेट्स के नाम से, ठीक है। ये अभी मैं आगे इसकी बताती हूँ मार्किंग के वक्त से। रेस्ड लोब मिलता है, इट कैन नॉट बी मूव अबव द ज़ाइगोमेटिक, इसको हम कहते हैं कर्टेन साइन, ठीक है। ज़ाइगोमेटिक मोबाइल तो होता है, लेकिन ज़ाइगोमेटिक आर्च से ऊपर नहीं जा रहा होता, ठीक है, बिलो द ज़ाइगोमेटिक आर्च ही रहता है। फेशियल नर्व इज नॉट इन्वॉल्व, ये बिनाइन ट्यूमर होता है। अगर इसमें फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो गई तो इसका मतलब क्या होगा? हो गई है मैलिग्नेंसी। और प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में बिल्कुल पोटेंशियल होता है टू ट्रांसफॉर्म इनटू मैलिग्नेंट, ठीक है। और किसमें ज्यादा होता है? जो लॉन्ग ड्यूरेशन के ट्यूमर होते हैं, जैसे हमारा पेशेंट भी 5 इयर्स की हिस्ट्री लाया था ना,
तो 5 to 10 इयर्स वाले में ज्यादा कॉमनली मैलिग्नेंट पोटेंशियल मिलता है। अच्छा, ये है पेटीज फेशोवेनस प्लेन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं, एनी वन लोब इज इन्वॉल्व, जैसे सपोज कर लेते हैं डीप लोब इन्वॉल्व है और हमें किसको प्रिजर्व करना है? सुपरफिशियल लोब को, ठीक है, हमें सिर्फ डीप लोब चाहिए। तो हम कौन सा सर्जिकल लैंडमार्क ऐसा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या हमारे लिए हेल्पफुल होगा जो कि हमें हेल्प करे कि हम फेशियल नर्व को भी प्रिजर्व करें, रेट्रोमेंटिबुलर वेन को भी इंजर ना करें और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को भी इंजर ना करें, वो होता है ये प्लेन। कैन यू गाइस सी दिस isthmus? देखो ये क्या है? सुपरफिशियल लोब, ये क्या है? डीप लोब, बीच में क्या है? isthmus, एच शेप, जो दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है। इस isthmus के अराउंड बेसिकली रन करती है कौन? फेशियल। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है ड्यूरिंग द सर्जरी कि हमें फेशियल नर्व कैसे प्रिजर्व करना है या आइडेंटिफाई करना है, तो वी फॉलो दिस प्लेन, ये प्लेन को फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली दोनों लोब्स को भी सेपरेट कर रहा है, तो हमारे लिए हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग सर्जरी, सही है। ये सारे इसके जो है ना वो क्रॉस को नाउ कैन यू अप्रिशिएट हमने फ्रंटल प्रोफाइल पेशेंट की ली है, व्हाई? बिकॉज जब यूनिलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग होगी तो वो एक मिनट्री आपको दिख रही है बिलो द ईयरलोब, सबको दिख रही है लेफ्ट साइड पे, ये वो सा ब्रॉड सेक्शन है और ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है। ये सीटी स्कैन, और ये सीटी स्कैन की कौन सी इमेज है? सीटी स्कैन की 3 इमेजेस होती हैं, 3 प्लेन्स में हम सीटी स्कैन लेते हैं। कौन कौन से प्लेन्स हो सकते हैं? कोरोनल, कोरोनल का क्या मतलब होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर, मैं यूं स्लाइसिंग कर रही हूँ, एंटीरियर से पोस्टीरियर आ रही हूँ, ठीक है। एक होता है एक्सियल, एक्सियल क्या होता है? सुपीरियर सुपीरियर, यूं कट सेक्शंस लिए मैंने। और ये क्या होता है? सेक्टर, वो कैसा होता है? राइट से लेफ्ट, ये कट सेक्शन है। 3 प्लेन्स हो गए। ये कौन सा प्लेन है? इसमें आपको दिख रही है वर्टिब्री, तो ये बेसिकली हम यूं जा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो ये कौन सा है? एक्सियल। हम यूं जा रहे हैं और यहाँ तक आ रहे हैं, तो एक्सियल वर्टिब्री आ गई पीछे, ठीक है। तो ये एक्सियल वर्टिब्री, ये लिया हुआ है कट सेक्शन। इसको और नीचे जाते रहेंगे तो आप और नीचे आएंगे, सही है, नेक तक आ जाएंगे। तो आपको कैन यू गाइस अप्रिशिएट द स्पेलिंग है? नजर आ रही है? कैसा मार्क है? अगर हमें कंपेयर करना है, अगर हमें कोई भी रीजन आइडेंटिफाई करना होता है तो हम कंपेयर करते हैं विद द कॉन्ट्रालैटरल साइड। यहाँ पे किसी को कोई आइडेंटिटी, कोई हीट्रोजेनस मास, होमोजेनस मास दिखता है, बट ऑन दिस साइड वी कैन अप्रिशिएट अ मास, ऐसा ही है ना। तो हमें बेसिकली क्या देखना होता है? एक्सटेंट, ठीक है, क्या क्या उसने इन्वॉल्व किया है, मैसेंजर मसल को देखना होता है। ये क्या होगी? क्या होगा? लेनस होगी, इधर मैसेंजर होगी और यहाँ पे बक्सेलेटर होगी। तो हम क्या देख रहे हैं? एक्सटेंट देख रहे हैं, सही है। ये क्या हो रही है? एक्सटेंट कर रही है। इसके इधर बिल्कुल लैटरली क्या लाइट कर रही होती है? 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए थे, हमें कैसे दिखते हैं? जैसे कि ब्रैकेट राउंड दिखते हैं, वाइट ज्यादा होते हैं, तो आर्ट का वेव होते हैं, दोनों के साइड पे और दोनों बिल्कुल एडजस्ट लाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मास की वजह से ओवरशेड हो गया है, इसमें दिख नहीं रहा है। और हमें यहाँ पे एक और भी चीज दिख सकती है, क्या होता है? रोज, यहाँ पे आपको ये कोई दिखता है? ये रोज है, ठीक है। नेकलेस में जो इम्पोर्टेंट है, थोड़े लार्ज करके देखते हैं। ये भी एक स्लाइड है, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड। इसमें क्या दिख रहा है? ये नॉन स्लाइविक ग्लैंड पेरेन्काइमा है इसमें, ठीक है। ये आपकी लो पावर व्यू है, जो पहली ए है, ठीक है, वो हाई पावर, उसमें ज्यादा फोकस किया। उसमें क्या दिख रहे हैं? एपिथेलियल सेल्स एज वेल एज मायोएपिथेलियल सेल्स। आगे मैं दिखा देती हूँ कि वो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। ये देखो, इसमें ये एपिथेलियल सेल्स है जो पर्पल, और ये एच एंड पी से किए हैं, ठीक है। ये पर्पल और ये आपको नजर आ रहा है, जो बिल्कुल सेम प्लेन है। ये क्या है? स्टोमा, ठीक है, ये स्टोमा। और ये तो ये आप ये सारे पर्पल के सारे ग्लैंड
बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड छोड़ के बहुत वॉलेटाइल भी है, तो इतना याद नहीं रहा, लेकिन ये इसलिए याद करना जरूरी है बिकॉज जो मेजर पार्ट ऑफ सीक्वेंस है वो आपके नेक्स्ट ह्यूमन होता है आपका याद रखना है डेप्थ कंपोनेंट भी होता है, स्ट्राइडेड डक्ट्स होती है, फिर कैरोटिड डक्ट्स होती है, इसमें दोनों सेल्स होते हैं, ये मिलेंगे मायोट्यूब, सोमा होता है और ये डक्टल सिस्टम है, ठीक है, ये मायोट्यूब सेल्स है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मिक्स हुआ है, ये ऑक्सीजन से ये हमें कहीं आता है कि इसमें कॉन्वॉइड्स भी मिलते हैं, कार्टिलेज करते कार्टिलेज से, और ये इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराते हैं हम यूजुअली, वी गो फॉर एफएनए। आपको रीजन पता चल गई है एफएनए क्यों कराते हैं, क्यों कराते हैं, अभी तो बताया है, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ ट्यूमर या चांसेस ऑफ रिकरेंस को कम करने के लिए। और क्यों होते हैं चांसेस ऑफ रिकरेंस, ट्यूमर स्पिलिज एंड सीडलिंग, ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल होता है ट्यूमर स्पिलिज और सीडलिंग का। ओपन बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज पहला तो सबसे बड़ा मसला इस चीज का आता है फेशियल नर्व डैमेज, बहुत क्लोज विसिनिटी में होती है कैरोटिड के फेशियल नर्व, सारी ब्रांचेस डिवाइड ही कहां पे हो रही होती है, दो में डिवाइड होते हैं ना, दो ट्रंक्स में, एक कौन सा होता है टेम्पोरोफेशियल, होता है सर्वाइकोफेशियल, ठीक है, टेम्पोरोफेशियल में कौन सी जा रही होती है टेम्पोरल जाइगोमेटिक, सर्वाइकोफेशियल में फिर कौन सी आएगी बक्कल मार्जिनल सर्वाइकल, ऐसे तो जो दो ट्रंक्स में डिवाइड हो रहे हैं वो कहां हो रहे हैं पैरोटिड के ऊपर, तो व्हेनेवर यू आर डूइंग पैरोटिड सर्जरी तो आपको फेशियल नर्व के लैंडमार्क्स पता होना बहुत जरूरी होता है, सही है, तो चांसेस होते हैं वो डैमेज हो सकती है, सीक्वेंस का मसला जो हमने डिस्कस कर लिया है, हाई चांस ऑफ रिकरेंस होता है इसलिए क्योंकि इसमें सूडो भी होती है, ठीक है, प्रोजेक्शंस होती है जो कि कैप्सूल के बारे में प्रोजेक्ट करती है, और एक और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर आप ओपन बायोप्सी करते हैं, पैरोटिड फिस्टुला, साइबरी फिस्टुला, इसको क्या कहते हैं साइनोसील, या भी शायद आई थिंक डॉक्टर तौसीफ ने इस पे कवर कर देंगे, साइनोसील, इसमें क्या होता है बेसिकली अक्यूमुलेशन हो जाती है साइबा की, ठीक है, एक कम्युनिकेशन बन जाता है, फिस्टुला क्या होता है कम्युनिकेशन होता है ना, ठीक है, तो वहां से क्या हो जाता है आपकी सारा साइबा बजाय डक से माउथ में जाने के अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग होने लग जाता है, फिस्टुला साइनोसील कहलाता है। ये क्या हो गई, ये टिश्यू सैंपल की इन्वेस्टिगेशन हो गई जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी टाइप ऑफ बायोप्सी होती है, ठीक है, इसके अलावा डायग्नोस्टिक इमेजिंग में हम क्या करा सकते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई। अच्छा, अदर देन दिस अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि पैरोटिड के लिए ज्यादा अच्छी चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, सीटी या फिर एमआरआई, और जस्टिफिकेशन क्या है, एमआरआई, बिल्कुल मान सकते हैं एमआरआई इसकी ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, बट व्हाई, तो सोचते ही बोलूंगा एक्सेलेंट सॉफ्ट टिश्यू को आइडेंटिफाई कराता है ना एमआरआई, तो अगर हम सीटी स्कैन की बात करें, चलो उसमें अगर हम सॉफ्ट टिश्यू विंडो भी ले रहे हैं, कंट्रास्ट भी करा रहे हैं, सीटी स्कैन सिर्फ इसलिए फेवरेबल है क्योंकि रेडिली अवेलेबल होता है, ठीक है, और कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू एमआरआई, एमआरआई हर सेंटर में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, उसके लिए आपको जैसे अगर हम अपने सेंटर की बात करें और अगर हमें यहाँ किसी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो आई थिंक वी वुड लाइक टू गो फॉर सीटी, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम पेशेंट को एमआरआई के लिए किसी और सेंटर भेजना पड़ेगा, नियर बाय डाउ होता है यूजुअली, अनलेस इट इज नॉट नीडेड, अगर एमआरआई ही चाहिए, जैसे अगर टंग ट्यूमर है तो सीटी का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, बहुत अच्छी हमें पिक्चर नहीं मिलेगी तो फिर हम उसके लिए एमआरआई ही करवाएंगे, बट अगर ऑप्शन है तो वी कैन गो फॉर सीटी। किस तरह मैनेज करते हैं प्लियोमॉर्फिक को, मैनेज करते हैं, क्या करेंगे, शाबाश, एक्सिजन करते हैं, अभी मैंने एक वर्ड बोला था ना, मैंने एक वर्ड बोला था
कि क्या करते हैं हम पैरोटिड, अगर एक लोब इन्वॉल्व है या दो लोब्स इन्वॉल्व है। पैरोटिडेक्टमी, पैरोटिडेक्टमी का मतलब नाम से ही समझ आ रहा है ना, रिमूवल ऑफ पैरोटिड। शाबाश, ठीक है। बहुत मुश्किल में मत पढ़ा करो चीजों को, जो चीजें इजी हो उनको इजी रहने दे, ठीक है। इसमें बहुत चीजें अभी मुश्किल भी आनी है, सही है, तो उस पे दिमाग ज्यादा लगाना, जो चीजें इजी हैं उसको इजी करके ही पढ़ते हैं। पैरोटिड ग्लैंड का ट्यूमर है, इसका मतलब पैरोटिड निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या कहेंगे, पैरोटिडेक्टमी। अपेंडिक्स होता है किसी को, अपेंडिसाइटिस होता है, क्या करते हैं, अपेंडिसेक्टमी, है ना। तो बस इस तरह हम याद रखेंगे। मैनेजमेंट में कोई भी पूछेगा क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है, सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी, यूजुअली एक ही लोब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अनलेस अगर दोनों इन्वॉल्व है फिर तो अलग बात है, अगर दोनों इन्वॉल्व है तो क्या करिए, टोटल पैरोटिडेक्टमी, ठीक है। एक इन्वॉल्व है तो सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या होती है, फेशियल नर्व शुड ऑलवेज बी प्रिजर्व्ड, ठीक है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अनलेस प्रेगनेंसी ना हो और वो इन्वॉल्व ना हो। तो बेसिकली पैरोटिड ट्यूमर, प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर्स, बहुत सारे स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स, मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो रेजिस्टेंट, मतलब अगर आप रेडिएशन कराएंगे, पेशेंट देंगे, रेडियोथेरेपी कराएंगे, यूजफुल नहीं होगी, ट्यूमर रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, उसके जो सेल्स होते हैं वो सेंसिटिव ही नहीं होते टू द रेडिएशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो रेजिस्टेंट, वो रेजिस्ट करता है उन रेडिएशन, ठीक है, तो यूजलेस है। ये ऑप्शन हम रेडिएशन वाला सिर्फ तब रख सकते हैं जब हमने सर्जरी कर दी, फिर भी हमें लग रहा है कि इस पेशेंट में या इस केस में रिकरेंस के चांस है, तो आप सेफ प्ले करने के लिए रेडिएशन करा सकते हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन ये नहीं रख सकते, तो इसका मेन स्टे ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जरी, ठीक है, वी ऑलवेज गो फॉर सर्जरी। हाई रिकरेंस होती है इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी, फॉलो किसको कर रहे होते हैं, पेज ऑपरेशन, वही जो अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि हम उस लैंड को फॉलो करते हुए जाते हैं और फेशियल नर्व को प्रिजर्व कर देते हैं। अगर दोनों लोब्स इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली हमें जाना पड़ेगा टोटल पैरोटिडेक्टमी। कंजर्वेटिव क्यों लिखा हुआ है, अगेन फेशियल नर्व प्रिजर्व करनी है, ठीक है, फेशियल नर्व एनीवे प्रिजर्व होगी। So point is very important to remember, pleomorphic के लिए facial nerve should be preserved whenever possible. पैरोटिड की सर्जरी की बात हो रही है, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, फ्रेज सिंड्रोम, टेम्पोरल नर्व पैल्सी, स्लाइवरी फिस्टुला। स्लाइवरी फिस्टुला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेम्पोरल नर्व पैल्सी है फेशियल नर्व पैल्सी, ठीक है, फेशियल नर्व डैमेज हो सकती है। फ्रेज सिंड्रोम क्या होता है, ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व पता है क्या होती है, उसकी डैमेज है, ठीक है। फ्रेज सिंड्रोम में क्या होता है, ऑरिक्यूलर टेम्पोरल नर्व डैमेज हो जाती है, अपीयरेंस आती है, डस्ट की स्वेटिंग होती है, पेशेंट स्वेट करता है और समटाइम्स कैसा हो जाता है, रैश सा बन जाता है पेशेंट के, ठीक है, और इसी एरिया में बनता है, रीजन यही होता है। तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होगी, फ्रेज सिंड्रोम, फेशियल नर्व पैल्सी, साइलोसिस, स्लाइवरी फिस्टुला, ठीक है। हम बार-बार कह रहे हैं प्लियोमॉर्फिक में रिकरेंस के चांसेस होते हैं बार, तो these are the reasons कि ट्यूमर स्पिलिज का पोटेंशियल होता है अगर हमने इनएडिक्वेट मार्जिन्स रिमूव किए, आपने पूरा पैरोटिड निकाला, हमने पहले पढ़ा था वैसे तो ये एनकैप्सुलेटेड होता है पैरोटिड, लेकिन अगर इसकी कैप्सूल इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, चांसेस होते हैं कि आप उसमें ट्यूमर टिश्यू छोड़ दें, रिमूव ना करें, तो उसको हम कहते हैं इनएडिक्वेट रिमूवल। सूडोपॉड्स, ये फॉल्स प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट करती है आउटसाइड द कैप्सूल। मल्टी सेंट्रिक, कोई भी ट्यूमर अगर हो या नोड हो और वो मल्टी सेंट्रिक, इसका क्या मतलब होता है, सॉरी, शाबाश, मतलब उसका एक ओरिजिन नहीं है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना यूनिलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर, सिस्टम में पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है, यूनिलॉक्यूलर होती है, मल्टीलॉक्यूलर होती है, तो मल्टीलॉक्यूलर हमने हमेशा ये पढ़ा है कि जो मल्टीलॉक्यूलर होती है वो ज्यादा उनमें चांस होता है रिकरेंस का। ओकेसी पढ़ा है सबने, ठीक है, ओकेसी किस तरह की होती है, यूजुअली जनरली मल्टीलॉक्यूलर, जनरली मल्टीलॉक्यूलर होती है, टेंटिजुरस होती है यूनिलॉक्यूलर,
ठीक है, लेकिन ओकेसी जनरली कैसी होती है, मल्टी लॉक्यूलर। इसीलिए ओकेसी में चांसेस किसके ज्यादा होते हैं, रिकरेंस के। उसमें और भी उसके रीजंस होते हैं, सैटेलाइट सिस्ट वगैरह होती है। तो मल्टी सेंट्रिक होते हैं कोई भी ट्यूमर या ग्रोथ या स्वेलिंग, तो उसमें इसकी ड्रॉबैक क्या होती है कि इसमें ओरिजिन बहुत सारे होते हैं, एक तरफ से खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ से आप छोड़ सकते हैं गलती से, ठीक है। फिर मल्टी सेंट्रिक होता है। इम्प्रॉपर टेक्निक, किसी ने सही टेक्निक ही फॉलो नहीं है रिमूव करने की। रिकरेंट ट्यूमर इज व्हाट मल्टीनोडुलर विदाउट कैप्सूल, उसकी कैप्सूल ब्रेक हुई भी होगी, मल्टीनोडुलर होगा। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स की बात हो रही है जेनेटिक, ठीक है। जो आप जो सैंपल लेते हो ना, जो आप जो आपने मतलब सर्जरी के बाद जो सैंपल लिया होगा उसकी भी बायोप्सी कराते हो, ठीक है। एक्सिजनल बायोप्सी कहलाती है, क्योंकि अब तो आप पूरा ग्रॉस स्पेसिमेन निकाल लिया ना, तो अब आप उसकी क्या कराते हैं, एक्सिजनल बायोप्सी कराते हैं। तो ये जो बायोप्सी होती है ना, इसमें अगर आप उनको कह देते हैं कि हमें इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हमें स्टडी करनी है, तो वो आपको मार्कर्स बताते हैं। तो ये वो मार्कर होता है जो आपको रिकरेंस होगी या नहीं होगी ये डिसाइड करता है, ठीक है। मार्कर विच बेसिकली डिसाइड्स कि रिकरेंस हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। हमने कहा था कि इसमें चांसेस होते हैं मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होने के। अगर मैलिग्नेंट हो जाएगा प्यूमोर्टिक एडिनोमा, तो हम क्या कहते हैं, कार्सिनोमा इन एक्स प्यूमोर्टिक एडिनोमा, ठीक है। कार्सिनोमा एक्स प्यूमोर्टिक एडिनोमा। एक और भी इसका नाम होता है, वो क्या होता है, मेटास्टेसाइजिंग कार्सिनोमा, मेटास्टेसाइजिंग प्यूमोर्टिक। लॉन्ग स्टैंडिंग प्यूमोर्टिक एडिनोमा में चांसेस होते हैं मैलिग्नेंट पोटेंशियल आने के, कितने परसेंट होते हैं। अगर मैं एक पेशेंट की हिस्ट्री बता रही हूँ, 10 इयर्स की हिस्ट्री है पेशेंट की, तो उसमें चांसेस 9 टाइम्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में 10 इयर्स से ज्यादा की हिस्ट्री है, उसमें 9.5 टाइम्स ज्यादा चांसेस है कि वो मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म। और क्या क्या साइंस होते हैं जो हमें ये बताएंगे कि ये हो सकता है मैलिग्नेंसी में ट्रांसफर हो गया। रीसेंट इंक्रीज इन साइज, पेशेंट क्या 5 साल से तो एक ही जैसा था, कोई चेंज नहीं आता स्वेलिंग में, पिछले 2 महीने में ये बढ़ना शुरू हुआ, रैपिड हिस्ट्री आ गई, ठीक है। तो वो हमें डिनोट करेगा मैलिग्नेंसी। बाय द वे मैंने तुमको असाइनमेंट दी थी कि मुझे ये बताओ कि बेनाइन और मैलिग्नेंट में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, साइंस जो कि डिनोट करेंगे कि मैलिग्नेंसी में कहीं नहीं मिल रहा, नहीं कहना, मैं ढूंढ के ला दूंगी। कहीं नहीं मिल रहा, अच्छा कौन सी बुक्स में देखा है, बस सोर्स में नहीं मिला, हाँ सोर्स में तो नहीं, गूगल नहीं किया, कौन सा गूगल है तुम लोगों का, नहीं गूगल में बहुत इजीली मिल जाता है। चलो मैं फिर बताऊंगी। अच्छा देखो, एपिथेलियल डिस्प्लेसिया अगर हो रहा है किसी को, तो मैं किसी पेशेंट को देख के बता सकती हूँ उसको तो एपिथेलियल डिस्प्लेसिया हो गया, नहीं, क्योंकि वो तो हम हिस्टोलॉजिकल पे बात करें ना। मैंने आप लोगों से कहा था क्लिनिकल मुझे तो बताओ, चलो क्लिनिक, अच्छा दोनों दिए थे, क्लिनिकल बताओ मुझे पहले। इसमें लिखे हैं, इसमें से पढ़ के बता दो, सही बता रहे हैं, नंबर 1, बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं। अल्सरेशन, अल्सरेशन हो, ठीक है, स्मूथ सर्कुलर या अल्सरेटेड हो गया, ओके गुड। और वेरी गुड, रेटिनोपैथी मिलेगी, सही है। वैसे मैं अभी जनरली पूछी थी बेनाइन मैलिग्नेंट में, तो कोई भी नर्व इन्वॉल्वमेंट जो भी वहां पे होगी उसकी विसिनिटी में कोई इन्वॉल्व हो, सही है। और हाँ, लिम्फेडिनोपैथी की बात हो गई। और हमें मोबिलिटी तब भी मिल रही होगी या फिक्सिटी मिलेगी, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड कहाँ पे होंगे, जो भी अंडरलाइन स्ट्रक्चर, बोन है, मसल है, जो भी अंडरलाइन स्ट्रक्चर होगा उससे फिक्स हो जाएगा आपकी ग्रोथ। क्या मिलेगा, मेटास्टेसाइज किस तरह होता है, कैसे पता चलता है मेटास्टेसाइज हो रहा है ट्यूमर,
मेटास्टेसाइज का मतलब है कि आप स्प्रेड हो गया टू सम अदर साइड, टू सम अदर साइड। तो आपने पता है ना, तो मुझे पॉइंट लिम्फेडिनोपैथी वाला, लिम्फेडिनोपैथी में मतलब मेटास्टेसाइज कर दिया। अब इन्वॉल्व कर लिया उसने कार्सिनोमा में, ये कैसे पता चलता है? पेट स्कैन के थ्रू, पेट स्कैन करते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं हम? लिम्फेटिक सिस्टम भी देख रहे होते हैं, हीमेटोपोइटिक सिस्टम भी, मतलब ब्लड में भी देख रहे हैं स्प्रेड ना हो गया, और बोन्स भी देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, पेट स्कैन जो होता है ना, वो ब्रेन, यहाँ स्कल से लेके टो तक पूरा लेते हैं, पूरी बॉडी, ठीक है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। उन्हीं पेशेंट्स में कराते हैं जिनमें हमें बहुत सिग्निफिकेंट डाउट होता है कि इनको मेटास्टेसाइज इनका ट्यूमर हो है। उसके हमें, और क्यों हम डाउट कर रहे होते हैं, उसमें हमें क्लिनिकल जनरल साइंस मिल रहे होते हैं। वेट लॉस की पेशेंट हिस्ट्री देता है, और किसकी हिस्ट्री देगा? बी साइंस। बी साइंस पता है क्या होते हैं? फीवर, पेशेंट कहेगा मुझे नाइट स्वेट्स आते हैं, फीवर, उसको जो बैक टू बैक फीवर एपिसोड्स होते हैं, नाइट स्वेट आते हैं, पेशेंट की वेट लॉस की हिस्ट्री होती है, बी साइंस होते हैं। तो ये मिल होते हैं, तो हम पेशेंट को आप बता सकते हैं कि आप, क्योंकि इसकी जनरल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली पेशेंट का जो ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज कर सकता है। उसमें कहीं भी कर सकता है, लंग्स में कर सकता है, ब्रेन में कर सकता है, बोन्स में कर सकता है, ब्लड में कर सकता है, लिम्फ नोड्स में कर सकता है, जितनी भी आपकी स्प्रेड के चांसेस हैं, किसी भी ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। पेट स्कैन जब कराते हैं ना, तो जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो येलो कलर का आ जाएगा या रेड आ जाएगा, हाईलाइट कर देता है पेट स्कैन। पेट स्कैन में क्या होता है? डाई इंसर्ट करते हैं, जैसे सीटी स्कैन करते हैं, डाई इंसर्ट करते हैं ना, तो सीटी स्कैन तो सिर्फ क्या करता है? उस एरिया को हाईलाइट करके आपको दिखा देता है फिल्म पे। पेट स्कैन क्या करेगा? उस एरिया में जाके एक्यूमुलेट डिपॉजिट्स बनाएगा अपने, जो एरिया अपडेट लेगा उसकी, और कौन सा एरिया लेगा? जो सस्पेक्टेड है, ठीक है। अगर ब्रेन में मेटास्टेसाइज कर चुका होगा ट्यूमर, तो जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? डाई को अट्रैक्ट करेंगे और अपनी तरफ ले लेंगे, तो वहां जाके डाई क्या करेगा? डिपॉजिट बना देगा, तो वो एरिया कैसा नजर आएगा? किसी भी कलर का नजर आएगा, ठीक है। तो पेट स्कैन पे पता चलता है कि मेटास्टेसाइज कर चुका है। anyway, हम क्या बात कर रहे थे कि हम कहते हैं, तो देखो हम क्लिनिकल में बता रहे हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल आप मुझे फाइंड आउट करके बताओगे, वो तो बुक में मिल जाएगा, हिस्टोलॉजिकल तो बुक में लिखते हैं। क्लिनिकल में हमें क्या मिलता है? क्लिनिकल अपीयरेंस पे अल्सरेशन, नोड्यूलर या स्पेकल्ड अपीयरेंस, नोड्यूलर या स्पेकल्ड अपीयरेंस, मतलब होमोजेनस नहीं रहा मास, कैसा हो गया? हेट्रोजेनस, ठीक है। हेट्रोजेनेसिटी डिनोट करती है कि हो सकता है कि मैलिग्नेंसी में, नॉट अलोन, उसके साथ और भी चीजें, और फिक्सिटी, ठीक है, फिक्स होगा अंडरलाइन स्ट्रक्चर से, वेल डिफाइंड हो सकता है ना, ठीक है। अब मार्जिन्स कैसे हो सकते हैं? डिफ्यूज, अगर मैलिग्नेंट हो है, एक्सोफाइटिक ग्रोथ अगर होना शुरू हुई तो पस आना शुरू हो गया, जो कि अल्सरेशन में होता ही है ज्यादातर, पस आना शुरू हो गया, तो लीड कर रहे हैं जेंटल प्रोबिंग, मतलब अगर मैं एग्जामिनेशन कर रही हूँ और मैंने सिर्फ ग्लव्स ही पहने हुए और मैं उससे पैल्पेट कर रही हूँ, वो एकदम लीड होना शुरू होती है। क्यों होता है? टॉर्चुअस वेसल्स होती है, जब मैलिग्नेंसी होती है ना, ग्रोथ में मैलिग्नेंसी होना शुरू हो जाती है, तो वहां जो वेसल्स होती है एक दूसरे में, तो वो कैसी हो जाती है? फ्रेजाइल हो जाती है। तो आप जेंटल उस पर वो प्रोब करोगे या हाथ लगाओगे, वो ब्लीड करना शुरू होती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा जनरल साइंस होते हैं, लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, ठीक है। और क्या होगा? पेरेस्थीसिया, जो मैंने बताया था कि नर्व इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है वहां पे, तो पेरेस्थीसिया, पेशेंट का कहते हैं नमनेस है, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या फीलिंग्स है, ठीक है। और वेट लॉस की हिस्ट्री हो सकती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा? क्या इन्वॉल्व हो रहे? वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स तक बात करके कंस्ट्रिक्ट हो जाता है लैरिंग्स, अगर पीछे भी आपकी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू, तो हर जनरल साइंस। तो ये देखो सारे साइंस इन्होंने प्लियोमॉर्फिक की हमने बात पढ़ी थी, स्मूथ सरफेस है, वेल डिफाइंड है, मोबाइल है, अब सब चेंज हो रहे हैं। तो कह रहे हैं पेन भी आ रहा है पेशेंट को, रीसेंट इंक्रीज भी हो रहा होगा साइज में, अल्सरेशन भी हो रही होगी, मसल्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, मतलब अंडरलाइन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गया, फिर नर्व इन्वॉल्व हो गई, लिम्फेडिनोपैथी हो गई, और रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्रिसमस भी हो रहा होगा पेशेंट। तो ये क्या होता है? कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिमा, ये इसका मैलिग्नेंट वेरिएंट है। एक और मैसेज क्या है? प्लियोमॉर्फिक क्या होता है? मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है पैरोटिड का, ठीक है। कौन सा ट्यूमर है मोस्ट कॉमन? बेनाइन या मैलिग्नेंट? बेनाइन, मोस्ट कॉमन बेनाइन मैलिग्नेंट, बेनाइन ट्यूमर ऑफ पैरोटिड। पेशेंट नाउ इज ऑर्डर, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सुपरफिशियल पैरोटिड एक्टिविटी, पेशेंट ऑफ, ठीक है। और इसका
मालिग्नेंट वेरिएंट क्या होता है? कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एपिथेलियल। नेक्स्ट में हम लोग बेनाइन ही अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा वो कराऊंगी, अदरवाइज तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो प्लियोमॉर्फिक से आते हैं, न्यू एपिडर्मोइड कार्सिनोमा से आते हैं, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा से आते हैं, एसिडिक सेल से भी आ सकते हैं बातों का। प्लियोमॉर्फिक को अच्छी तरह पढ़ लोगे, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत चंद बातें हैं जो कि याद रखने वाली, ठीक है, बाकी सारी सिमिलर है टू ऑल दी अदर थिंग्स। देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर जो कि स्पेसिफाई करेंगे प्लियोमॉर्फिक। सही है? कुछ पूछना है? वालों का तो स्टेटस ही नहीं पता। तो कब से आ रहे हैं सब? फिजिकल कब से आएंगे यहाँ पे? अब देखते हैं। अच्छा कुछ पूछना हो तो पूछना, सही है। और जिनको वो शायद आवाज नहीं गई है तो उनको दे देना लेक्चर अगर दे सकते हैं। सही है।